नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरुआत करें। और कल हम लोग देखे थे टेस्ट नंबर आपका 29 था, जिसमें हम लोग देखे थे 50 प्रश्न। कल थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ था, आज थोड़ा ठीक लग रहा है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज टेस्ट नंबर 30 है और यहाँ भी हम लोग आज देखेंगे 50 प्रश्न। और आज का जो टेस्ट है इसमें हम लोग मैथ का भी प्रश्न देखेंगे। जी हाँ, मैथ का भी मैं आपको बोला था कि मैथ भी हम आपको बताऊंगा और रीजनिंग भी बताऊंगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, है ना। बस हमारी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इधर 2 दिन भी क्लास गैप हो गया था, है ना। सब चीज़ आपको क्लियर कराया जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन भी देखेंगे और कुछ मैथ के भी सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज से मैथ भी शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे करके मैथ रीजनिंग को भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैथ भी आपको लगभग 10 से 12 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ सकता है मैथ और रीजनिंग से आपका, ठीक है। चलिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका पूरा हम लोग डिस्कशन भी यहाँ पर करते हुए चलेंगे। और अगर हमारे ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको जितना भी क्लास हुआ है दोस्तों, उसका PDF, वीडियो, नोट्स सभी चीज़ आपको मिल जाएगा और आगे भी आपको वहाँ पर क्रम से मिलता रहेगा। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है कि 251 रुपये का आपको सहयोग करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। 251 रुपये का आपको इस नंबर पर 7857824310 इस पर आप फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम, अमेजन पे कुछ भी कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट जरूर हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सभी मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको सीटेट की भी क्लास चल रही है हमारे यहाँ। तो जो लोग आपके दोस्त सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो उनको भी आप बता दीजिए, है ना, क्योंकि सीटेट का भी यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो गया है। हिंदी का, संस्कृत का भी स्टार्ट हो गया है और सोशल साइंस का भी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है आपका और क्लास आपके स्टार्ट कर दी गई है। तो पहले से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। कल 50 तक देखे थे, आज उसके आगे देखने वाले हैं। तो 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है समतल लेंस का, अवतल लेंस का, समतल लेंस का, अवतल दर्पण का या फिर उत्तल दर्पण का। यानी कि सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 51 का यहाँ पर क्या होगा। चलिए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ताकि 9 बजे से जो आपकी क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो 51 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण को, ठीक है। अवतल दर्पण को इसमें प्रयोग में लाया जाता है। अगला है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में भेजा था। जी हाँ, अशोक जो था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। और किसको भेजा था ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा 52 का आंसर नंबर बी, यानी कि संघमित्रा को, ठीक है। संघमित्रा को इन्होंने भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र, जिसका नाम था महेंद्र, और पुत्री का नाम था संघमित्रा को बोधि वृक्ष यानी कि पीपल को लेकर कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसका पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। जी हाँ, तो आपको पता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इसकी राजधानी है आपको पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार अगर मानचित्र में देखना है तो कहाँ पर दिखेगा, ये है आपका दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में आप देखिएगा तो पूर्वी छोर पर यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी में आपको दिखेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जो इसकी राजधानी है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर दिखेगा, है ना। यहाँ पर आपको दिखेगा तो यहाँ पर आपको इसकी राजधानी दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 दिसंबर के बारे में कई बार पूछा गया है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व मानवाधिकार दिवस, है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा 10 दिसंबर। और अगर स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट कर लीजिएगा आपका 7 अप्रैल, ठीक है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस।
और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर, है ना, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ की स्थापना होती है और इसीलिए हम लोग 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी नोट कर लीजिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मई। तो ये चारों जो दिया गया है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, एक एक आपको दिवस जरूर पूछेगा ना, 1 या 2 दिवस आपको एग्जाम में जरूर पूछेगा, तो आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट है कि सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जी हाँ, सांची जो है दोस्तों ये है आपको मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर बौद्ध स्तूप है और ये बौद्ध धर्म को ही ये निरूपण करता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका 55 का आंसर नंबर बी। देखिए सांची का जो स्तूप है इसको किसने बनाया था ये पूछा जाता है, तो अशोक ने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था, ठीक है, बौद्ध स्तूप का निर्माण यहाँ पर किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और ये जो स्तूप है तो ये अर्ध गोलाकार है, ये भी याद रखिएगा, ये कैसा है? तो अर्ध गोलाकार है, इस रूप में है ना, इस रूप में है, और ये यहाँ पर आपको देखिएगा तो इसे ऐसे आपको करके स्तूप बनाया जाता है, और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ये जो स्तूप बनाया गया है तो मतलब कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना, बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी, तो इनके अवशेष यहाँ पर दफनाया गया था, ठीक है, उनका जो अवशेष था वो कई जगह दफनाया गया था, तो सांची में भी उनका अवशेष को दफनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? जी हाँ, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको 1-2 पुस्तक भी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, है ना। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक किसकी है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका वी.एस. नायपॉल। कहाँ गया? वी.एस. नायपॉल, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए देखिए, झुम्पा लाहिड़ी की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, आप नोट कर सकते हैं ना, झुम्पा लाहिड़ी, इसकी जो इम्पॉर्टेंट पुस्तक है वो है आपका नेम सेक आपको पूछ सकता है, ठीक है। एक अमिताभ घोष की पुस्तक है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिएगा, द हंग्री टाइड, है ना, द हंग्री टाइड इसकी पुस्तक का नाम है। वी.एस. नायपॉल आपके बता दिए। और विक्रम सेठ की एक पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुटेबल बॉय, ठीक है। ये तीनों आप चारों आप नोट कर लीजिएगा, ये बार बार आपको पूछा जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न, कह रहा है 57 नंबर 57 कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन होता है? जी हाँ, तो विकास की प्रक्रिया में कह रहा है मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? बंदर, हिरन, बाघ और गाय। तो आपको पता है कि हम लोग किसकी प्रजाति के हैं? तो बंदर के प्रजाति के। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा 57 का, है ना, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं, आपका 58 नंबर प्रश्न है कि IBRD, जी हाँ, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? IBRD को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या फिर बैंक ऑफ अमेरिका? तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आपका बी नंबर, यानी कि विश्व बैंक, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? विश्व बैंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? और विकास बैंक, विश्व बैंक को ही विकास बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, विकास बैंक भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सभी लोग बताइए जल्दी से। तो इसकी जो स्थापना होती है वो होती है आपका 1945 ईस्वी में, ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1945 में। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा तो वाशिंगटन DC है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC, जो अमेरिका में पड़ता है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 189, है ना। कितने सदस्य देश हैं इसमें? 189 है। और ये जो संस्था है ये दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जो भी इसके सदस्य देश हैं उसको दीर्घकालीन ऋण ये प्रदान करता है, ठीक है। चलिए, और 1945 में आपको विश्व बैंक की स्थापना होती है, और 1945 में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना होती है आपका, ठीक है। और ये जो स्थापना होती है ये आपको 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और उसी सम्मेलन में ये दोनों की स्थापना करने की बात हुई थी आपका। नेक्स्ट है आपका 59 नंबर, कह रहा है कि भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? जी हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है इसका नया नाम क्या है? और तो 59 का क्या हो जाएगा बताइए? 59 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है।
प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम विक्टोरिया गार्डन के अंदर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया गार्डन के अंदर स्थित है। इसका जो वर्तमान में नाम है दोस्तों वो छत्रपति शिवाजी संग्रहालय है, और विक्टोरिया गार्डन का नाम जीजा माता उद्यान भी रखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? जी हाँ, सम्राट अशोक की जो एक सबसे जो महत्वपूर्ण पत्नी कह सकते हैं और उसका हमेशा चर्चा आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम था कारुवाकी, है ना। क्या नाम था? कारुवाकी नाम था। और अशोक के अभिलेख में अगर आप देखिएगा तो उसमें इसकी एकमात्र पत्नी का जो नाम आता है वो है कारुवाकी, और पुत्र तीवर का उल्लेख उसमें किया गया है ना। पुत्र का भी पूछा जाता है, तीवर, है ना, पुत्र था तीवर का उल्लेख किया गया है, और इसकी पत्नी कारुवाकी की चर्चा किया गया है अशोक के अभिलेख में। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। जी हाँ, ये दरबारी भाषा कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो इसकी जो दरबारी भाषा थी दोस्तों वो थी आपको फारसी, है ना। क्या भाषा थी? फारसी भाषा थी। 61 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 62 नंबर। कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? जी हाँ, पृथ्वी के चारों ओर जो गैस के जो गोले छाए हुए हैं इसको क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं, समताप मंडल, वायुमंडल या फिर आयन मंडल। तो 62 का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको कहा जाता है आपको वायुमंडल, यानी कि आपके चारों ओर जो फैला हुआ वायुमंडल है ना, उसको वायुमंडल कहेंगे। गैसों का जो ये गोला फैला हुआ है इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो आपका नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन है आपका कितना? तो 78% नाइट्रोजन है आपका। ऑक्सीजन कितना है ना? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। आर्गन कितना है? तो 0.93%, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा आपको पूछा जाता है परसेंटेज भी। नेक्स्ट है कि मत देने का अधिकार होता है। जी हाँ, आपका जो वोट देने का अधिकार है, अगर आप 18 साल पूरा कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? तो वोट दे सकते हैं, है ना। आप मत दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार पहले था 21 वर्ष, लेकिन इसको घटा करके कर दिया है अब 18 वर्ष। ठीक है, तो ये कैसा अधिकार है? राजनीतिक है, नागरिक है, आर्थिक है या फिर कानूनी अधिकार है? तो ये एक राजनीतिक अधिकार होता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है आपका। चलिए, और जो वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, अनुच्छेद अगर पूछा जाए कि वयस्क मताधिकार का जो बातें की गई है अनुच्छेद कितने में की गई है? तो 326 में कही गई है ना। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? देखिए, क्रीमी लेयर और नन क्रीमी लेयर का नाम सुने होंगे। तो क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर में जो होता है वो होता है कि आर्थिक स्तर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, क्रीमी लेयर। ठीक है, सामाजिक स्तर पर नहीं होता है, जाति के स्तर पर, ये आर्थिक के स्तर पर इसको देखा जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? जी हाँ, वो एकमात्र देश है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, वो एकमात्र देश है स्विट्जरलैंड जहाँ पर कैसी लोकतंत्र की व्यवस्था है दोस्तों? तो बताइए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। कैसा लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जनता भाग लेती है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो संविधान के संशोधन में वहाँ पर जनता खुद वहाँ पर भाग लेते हैं, तो वो है एक देश आपका स्विट्जरलैंड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? तो याद रखिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर। कह रहा है कि सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? जी हाँ, सिखवाद यानी कि सिखिज्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ था? 1000, 1500 ईस्वी, 300 ईस्वी या फिर 1400 ईस्वी? 66 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो आंसर हो जाएगा आपका 66 का बी नंबर, यानी कि 1500 ईस्वी में हुआ था आपका सिखवाद का प्रवर्तन। ठीक है, 66 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि डेली 9 बजे आपका नोटिफिकेशन मिलेगा और 9 बजे से ही डेली क्लास होती है। चलिए, अगला है कि एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त कवक कौन सा है? जी हाँ, एल्कोहल उद्योग यानी कि इसको आप शराब उद्योग भी कर सकते हैं, है ना। तो एल्कोहल उद्योग में कौन सा कवक का इसमें प्रयोग होता है? तो 67 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका खमीर का इसमें प्रयोग करते हैं, यानी कि ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 68 कि चीन की स्थल सीमाएं कितने देशों से लगी हुई? जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। देखिए, चीन जो है ना, अगर चीन को देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से ये तो तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए
तो ये तीसरा जो है सबसे बड़ा देश है, और ये जो है दोस्तों 14 देशों से सीमा बनाता है। बाप रे, सोच रहे हैं ना, 14 देशों से इसकी सीमा लगती है आपकी। और कौन कौन देशों से लगती है, तो आपके पास अगर मानचित्र है, आपके पास एटलस है, ग्लोब है, तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है आपको बार बार। 14 देश से सीमा लगती है चीन की, और वो कौन कौन देश है तो मैं आपको आज वो 14 देश का नाम बता रहा हूँ, याद रखिएगा। भारत से हम शुरुआत करते हैं, तो एक तो भारत है ना, नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और कजाकिस्तान हो गया, और मंगोलिया हो गया, रूस हो गया, उत्तरी कोरिया, फिर वियतनाम हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। टोटल 14 देश से ये सीमा बनाता है, ठीक है। और रूस और कनाडा के बाद अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल में ये तीसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14। चीन से कई बार पूछा जाता है, चीन में ही सबसे अधिक धान होता है, सबसे अधिक गेहूं का भी उत्पादन होता है, सबसे अधिक चाय का भी उत्पादन चीन में ही होता है। तो चीन से बहुत सारा सवाल आपको पूछा जाएगा। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी। जी हाँ, फ्रांस की क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रांति है ना। तो ये हुआ था आपको 1789 ईस्वी में, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 69 का आंसर नंबर सी हुआ था, सी में हुआ, यानी कि 1789 में हुआ था। और ये जो क्रांति हुआ था ना, पूरे विश्व को ये प्रभावित किया था ये क्रांति, ठीक है। और इसी क्रांति में दोस्तों एक नारा दिया गया था। ये नारा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नारा आपको बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कब दिया गया था। तो ये फ्रांस की क्रांति में ही दिया गया था 1789 ईस्वी में। और जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस के राजा कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लुई 16वां उस समय वहाँ के राजा थे आपके, ठीक है। कौन थे? लुई 16वां। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि डाटा के प्रकार है। जी हाँ, डाटा के कितने प्रकार हो सकते हैं? प्राथमिक एवं गौण, मुख्य एवं गौण, प्राथमिक एवं द्वितीय एवं गौण, मुख्य गौण एवं तृतीय। क्या हो जाएगा 70 का? 70 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक और गौण हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 71। कह रहा है कि एक ग्राफ वर्णित हो सकता है। जी हाँ, एक ग्राफ वर्णित हो सकता है एक संलग्न मैट्रिक्स में, या डाटा मैट्रिक्स में, या सोर्स मैट्रिक्स में, या फिर ऑब्जेक्ट सॉल्यूशन में। 71 का क्या होगा आपका आंसर? 71 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि एक संलग्न मैट्रिक्स में हो सकता है। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। कह रहा है कि डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किस लिए किया जाता है। जी हाँ, डाटाबेस डिजाइन में नॉर्मलीकरण किस लिए किया जाता है इसमें। तो 72 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका अधिक के रोकने के लिए इसमें किया जाता है, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। साइबेस क्या है दोस्तों, बताइए तो साइबेस क्या होता है, बताइए साइबेस क्या है। ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट है, रिलेटिंग डाटाबेस है, या मैनेजमेंट स्पेस है, या फिर डाटा लेबल है। 73 का क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। ये हो जाएगा आपका रिलेटिंग डाटाबेस है आपका, है ना। साइबेस क्या है? तो रिलेटिंग डाटाबेस है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 74। याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या निम्नलिखित के लिए स्थिर की गई है। जी हाँ, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य संख्या है ये कब तक के लिए स्थिर किया गया है ना, तो 2026 तक अपना अभी तक जितना लोकसभा में सीट है उतना ही रहेगा। 2026 के बाद इसमें क्या हो सकता है? बढ़ सकता है ना, या घट सकता है। घटेगा तो नहीं, क्योंकि ये जो सीट जो निर्धारित किया जाता है ये किस पर निर्धारित किया जाता है? तो जनसंख्या पर निर्धारित किया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सीटों का जो निर्धारण होता है वो किस पर होता है? तो जनसंख्या पर होता है, और क्षेत्रफल पे नहीं होता है, जनसंख्या पे होता है। अब ये 2026 तक आपको निश्चित कर दिया गया है कि 2026 तक सीट नहीं बढ़ेगा, 2026 के बाद ही इसमें संशोधन करके सीट बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 74 का आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये 91 संविधान संशोधन हुआ था, उसी में ये आपको तय किया गया था। चलते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर। कह रहा है कि किसी संसद सदस्य की सीट खाली घोषित की जा सकती है यदि वह लगातार सदन में कितनी अवधि तक अनुपस्थित रहे। जी हाँ, अगर कोई संसद का सदस्य है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, है ना, याद रखिएगा, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो, और अगर वो बिना किसी मतलब की अनुमति के, बिना किसी घोषणा के, अगर वो 60 दिन तक, है ना, 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है, अगर लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित नहीं होता है, जिसका भी वो सदस्य हो उपस्थित नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ वो सीट क्या हो जाता है? खाली मान लिया जाता है, ठीक है। वो सीट क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। और तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 महीना यानी कि 60 दिन। 2 महीना यानी कि 60 दिन। और ये अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 101 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद भी पूछ सकता है, तो अनुच्छेद 101 के तहत अगर 60 दिन लगातार वो
अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगला है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है, तो 76 का हो जाएगा आपका दोस्तों जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे आपके भारत के, तो 76 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो राष्ट्रपति बने थे ये 1967 में बने थे आपके। ठीक है, याद रखिएगा, ईस्वी भी 1967 ईस्वी में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सैल है। जी हाँ, जैव सैल कौन सा है, मार्बल, कोयला, ग्रेनाइट या फिर स्लेट। जैव कह रहा है ना, जैव सैल कह रहा है, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जैव सैल जो इसमें है दोस्तों 77 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि कोयला। ठीक है, कोयला जो बना हुआ है वो किससे बनता है, तो पेड़ पौधे से बनता है, पादप से बनता है ना। कोयला का जो निर्माण होता है कैसे होता है, पादप से होता है, यानी कि पेड़ पौधे से होते हैं। ऐसे हजारों लाखों वर्ष वो जो पौधे हैं वो पृथ्वी के नीचे दब गए और वो ताप और दाब की क्रिया की वजह से किस में परिवर्तित हो गए, तो वो कोयला में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जैव सेल कोयला हो ना, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट है आपका, और देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि अगर प्रधान शिक्षक में और प्रधानाध्यापक में अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो 251 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मात्र 251 रुपये का आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, और 251 रुपये का पेमेंट करके आपको वीडियो, पीडीएफ, नोट्स सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। जहाँ तक अभी तक हुआ है, यानी कि 29-30 आपका टेस्ट हो गया है, पुराना वाला भी मिल जाएगा और नया वाला भी आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर फ़ोन पे या फिर गूगल पे कर देना है और उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी लोग पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पेमेंट का, और हमारे व्हाट्सएप नंबर यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है ना, 7857824310। आप इस पर भेज दीजिएगा, वहाँ पर आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि लेटराइटीकरण उत्पन्न होता है। जी हाँ, लेटराइटीकरण किससे उत्पन्न होता है, आर्द्र एवं गर्म प्रदेश में, मंद निष्कासित प्रदेश में, शीत शीतोष्ण प्रदेश में, या नदी तटीय प्रदेश में। 78 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 78 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर, यानी कि गर्म और आर्द्र प्रदेश में। देखिए लेटराइटीकरण का, लेटराइटीकरण का मतलब क्या हुआ है ना, लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट मिट्टी के नाम सुने होंगे। तो लेटेराइट मिट्टी जो है भारत में कहाँ पाई जाती है, अगर आप देखिएगा दक्षिणी भारत, तो आप चले जाइए आप कर्नाटक वाले क्षेत्र में, केरल वाले क्षेत्र में है ना, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, वो उसका जो निर्माण होता है वो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है ना, जहाँ पर हमेशा क्या हो, मौसम आर्द्र बना हुआ हो, गर्म हो। तो केरल वाला जो क्षेत्र है हमेशा गर्मी रहता है, वहाँ पर हमेशा मौसम आर्द्र रहता है ना, डेली लगभग थोड़ा बहुत वर्षा हो जाता है। समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो लेटेराइट जो मिट्टी है या मृदा है, इसका निर्माण जो है ऐसे भाग में होता है जहाँ शुष्क और आर्द्र मौसम बनी रहती है। यह जो मृदा है दोस्तों, ये लेटेराइट चट्टान की टूटने फूटने से बनती है ना, यहाँ पर जो लेटेराइट चट्टान है ना, उसके टूटने फूटने से इसका निर्माण होता है। और ये जो मिट्टी है तो होती है ये चौरस उच्च भूमियों पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। इसमें लोहा है ना, लोहा की इसमें प्रधानता होती है। लोहा के अलावा इसमें एल्युमिनियम होता है, चूना की इसमें अधिकता होती है। ठीक है, और इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उत्पादन की जाती है, तो याद रखिएगा इसमें चाय होता है और आपका कॉफ़ी होता है, यानी कि कहवा होता है। तो इसीलिए ना चाय जो होता है वो केरल वाले कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है, आपको तमिलनाडु में भी होता है। और कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है। तो लेटेराइट मिट्टी में ही इसका उत्पादन किया जाता है आपका। नेक्स्ट है कि समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या हो जाएगा। देखिए समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं आइसो, कहाँ गया, आइसो हाइट। 79 का क्या हो जाएगा, सॉरी आइसो हिप्स कहते हैं इसको, है ना, आइसो हिप्स, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा, हाइट नहीं, आंसर नंबर सी हो जाएगा। आइसो हिप्स इसको कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऐसी रेखाएं, समोच्च रेखा वैसी रेखाएं हैं जो मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। आइसो एक पूछा जाता है आइसो हाइट के बारे में, तो आइसो हाइट के बारे में आप याद रखिएगा, है ना। आइसो हाइट, देखिए आइसो हाइट से क्या मापा जाता है, तो मतलब कि वैसी रेखाएं जो समान वर्षा वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है उसे आइसो हाइट रेखा लाइन कहा जाता है। और एक पूछा जाता है आइसो बाथ के बारे में, तो आइसो बाथ से क्या नापा जाता है, मतलब कि वैसी रेखाएं जो समुद्र तल की समान गहराई को व्यक्त करता है ना, तो उसको याद रखिएगा आइसो बाथ।
ठीक है। आइसोबाथ यानी कि समान गहराई, है ना, समुद्र तल के समान गहराई को व्यक्त करता है आइसोबाथ। एक पूछा जाता है समदाब रेखा, है ना, एक होता है आपका समदाब रेखा। तो समदाब रेखा से क्या मापा जाता है, तो मतलब कि वैसी रेखाएं जो समान दाब की स्थिति को व्यक्त करता है। तो ये चारों आपको बार बार पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 80 नंबर। विली विली काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, विली विली, है ना, विली विली। विली विली है क्या, देखिए जैसे अभी गर्मी का समय है ना, गर्मी का समय है और उत्तर भारत में क्या चलती है, तेज़ भरी धूल भरी आंधियाँ चलती है ना उत्तर भारत में। जैसे यूपी है, बिहार है, आपका झारखंड है, आपका है ना दिल्ली है। तो ये सब भी जो क्षेत्रों है उत्तर भारत में क्या चलती है, धूल भरी आंधियाँ चलती है, ठीक है, दोपहर में। और इसको कहा जाता है लू। इसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं, है ना। तब कहते हैं लू लग गया है, ठीक है, लू लग जाता है तो आम को घोर कर पीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, लू लगेगा, ठीक है, कच्चा आम को घोर के पीजिएगा। तो ये जो बिली बिली है ना, तो ये बिली बिली चलता है आपको ऑस्ट्रेलिया में। जैसे भारत में लू चलता है उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में चलता है विली विली, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसको कहते हैं विली विली। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि लेबर पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है। जी हाँ, लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी इजराइल है, इराक है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर यूके है। तो लेबर पार्टी कहाँ की राजनीतिक पार्टी है, क्या हो जाएगा 81 का, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा। तो ये जो है दोस्तों आपका ब्रिटेन की है ना, ये कहाँ की है, यूके की है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की है ये आपका लेबर पार्टी, ठीक है। और ये उदार वामपंथी विचारधारा वाला है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उसका चेयरमैन बन सकता है। जी हाँ, तो इसका चेयरमैन कौन बन सकता है, क्या होगा आपका 82 का आंसर। चलिए जल्दी सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो 82 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भारत का केवल कोई अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही इसका अध्यक्ष बन सकता है ना। जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश है भारत के, वही आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक्ट 1993 के इसके चेयरमैन बन सकता है ना। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 83 नंबर। प्रश्न है कि एशिया की महान नदी मेकांग नदी। जी हाँ, मेकांग नदी किस देश से होकर के गुजरती है, कई बार पूछा गया है मेकांग नदी के बारे में दोस्तों। तो मेकांग जो नदी है ना, ये तिब्बत से होकर के बहती है। तिब्बत जो अभी भाग है वो चीन का भाग है ना। तिब्बत किसका भाग है, तो चीन का भाग है। और अच्छा नहीं पूछ रहा ना, सॉरी मैंने नहीं देखा, है ना, चीन से तो ये बहती ही है। और ये कंबोडिया भी चली जाती है। और ये कहाँ कहाँ जाती है तो ये भी आपको बता देता हूँ अभी। और ये लाओस भी जाती है, मलेशिया ये नहीं जाती है ना। ये जो नदी है मेकांग नदी, ये चीन में बहती है, मलेशिया कंबोडिया जाती है, लाओस जाती है, मलेशिया ये नहीं जाती है। तो मलेशिया में ये नहीं बहती है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। नहीं पूछ रहा था, देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये जो मेकांग नदी है ना दोस्तों, ये कहाँ गिरती है जा करके, है ना, इसका मुहाना कहाँ पर ही है, तो याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर, है ना, दक्षिण चीन सागर में जाकर के ये इसका मुहाना बनता है और जाकर के वहाँ से गिरती है। ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है आपको तिब्बत से, है ना, तिब्बत से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला है कि मंत्रिमंडल संयुक्त रूपेण उत्तरदायी होता है। जी हाँ, जो मंत्रिमंडल है वो संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर प्रधानमंत्री के प्रति, किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो 84 का क्या हो जाएगा, 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि लोकसभा के प्रति, ठीक है। जो मंत्री लोग होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर यहाँ पर पूछा जाए संयुक्त के जगह पर अगर दे दिया जाए व्यक्तिगत रूप से, है ना, अगर यहाँ पर दे दिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आप आंसर मारिएगा राष्ट्रपति, है ना। व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलिए तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो, प्रश्न कार्य भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। जी हाँ, तो किस पर, तो ऑप्शन कह रहा है कि देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री के पद और मर्यादा के मुद्दे पर, मंत्रिपरिषद की मर्यादा के मुद्दे पर या फिर प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर। तो 85 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 का आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 86 नंबर का रहा है कि नैम, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, बताइए सभी लोग। 86 का हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है।
कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, ये भी पूछा जाता है। तो ये थे भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर थे, और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। तो ये तीनों के द्वारा ये स्थापना किया गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। और ये बेलग्रेड में सबसे पहले इसका मतलब सम्मेलन हुआ था आपका, है ना। बेलग्रेड कहाँ है? तो यूगोस्लाविया में है, ठीक है। और ये प्रथम सम्मेलन में 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। प्रश्न कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश, ठीक है, जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जी हाँ, तो सबसे बड़ा स्वतंत्र देश कौन सा है? 87 का क्या हो जाएगा? 87 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर रूस हो जाएगा, है ना। रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभी वर्तमान में है। और उसके बाद है कनाडा, दूसरे नंबर पे आपका कनाडा आ जाएगा, ठीक है। फिर चीन आ जाएगा, फिर यूएसए आ जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं अगला कि ग्रीक रोमन कला में पाई जाती है। जी हाँ, ग्रीक रोमन कला में क्या पाई जाएगी? एलोरा, गंधार, कलिंग या फिर कोणार्क, क्या पाई जाएगी? तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंधार क्या हो जाएगा दोस्तों? 88 का आंसर हो जाएगा आपका गंधार, है ना। गंधार कला, है ना, ग्रीक रोमन कला गंधार कला में पाई गई है। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की दुगनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? जी हाँ, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कह रहा है कि वर्तमान दूरी की कितना कह रहे हैं? दुगुना हो जाए। अभी जितना दूरी है उसका कितना कह रहा है कि 2 गुना दूरी और हो जाए। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर निष्पादित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? कितना गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा? 89 का क्या होगा दोस्तों? बताइए सभी लोग। 89 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर वर्तमान का 1/4 हो जाएगा आपका, है ना। अभी जितना है उसका 1/4 हो जाएगा अगर दूरी दुगना हो जाएगा तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युतीय चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जी हाँ, जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग करते हैं? तो 90 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है ना। सॉफ्ट उसमें आयरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, यानी कि नर्म लोहे, है ना। हिंदी में लिख देगा आपको नर्म लोहे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ यहाँ पर मैथ के भी प्रश्न कह रहा है कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा, है ना। चलिए प्रश्न है कि 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे, ठीक है। 8 मीटर ऊंचे हॉल में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई पूछ रहा है आपको। एक हॉल है ना, मान लीजिए ये हॉल है आपका, है ना। इसी प्रकार से हॉल बनता है ना, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपका? एक हॉल है और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसमें सबसे लंबा डंडा रखने वाला ये होगा, सबसे लंबा डंडा, है ना। सबसे लंबा डंडा यानी कि कर्ण इसका, है ना। सबसे लंबा डंडे की लंबाई कितनी होगी? तो अगर इस प्रकार के हमेशा प्रश्न आपको पूछा जाता है तो इस प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, है ना। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी, ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों कि सबसे बड़े डंडे की लंबाई बराबर होता है रूट अंडर, है ना, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल क्या है? लंबाई है, बी क्या है? चौड़ाई है, और एच क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। एल बी एच यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, रूट अंडर के, है ना। रूट अंडर ऊपर चढ़ा दिए। अब देखिए लंबाई आपको दिया हुआ है 12, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। चौड़ाई दिया हुआ है आपको कितना? 9, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको रूट अंडर चढ़ा दीजिए। अब बराबर है कितना होता है? 144। 9 नमा कितना होता है? 81 होता है। 88 कितना होता है? 64 होता है। यहाँ बीच में प्लस है। अब इसको भी रूट अंडर चढ़ा दिए। अब तीनों को अगर जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना? 289 आएगा। कितना आएगा? 289। 289 को भी अंडर रूट चढ़ा दीजिए। और 289 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? तो होता है आपका 17, ठीक है। कितना होता है? 17। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको 17, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। यही तो आपको पूछ रहा था, सबसे लंबे डंडे की लंबाई कितनी आ गई? 17 मीटर। समझ गए ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है 12, चौड़ाई दिया हुआ है 9 और ऊंचाई दिया हुआ है 8। तीनों को स्क्वायर कर दिए रूट अंडर के और तीनों को निकाल दिए। बराबर है 44 से 9 नमा 81 और 64। तीनों को जोड़ दिए, वर्गमूल के अंतर्गत आ गया 17। 17 आ गया आपका सबसे लंबा खंबा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है?
दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है। जी हाँ, ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 150 मीटर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। कह रहा है कि उसी रेलवे के एक पुल को पार करने में 26 सेकेंड लगते हैं और दोनों पुल की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक ट्रेन है, मान लीजिए एक ट्रेन है आपका, है ना, एक ट्रेन है ये, ठीक है, ये क्या है? ट्रेन है। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि एल दिया हुआ है आपको कितना? तो 150 मीटर। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है आपको 150 मीटर। जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखते जाइए, क्योंकि ये छोटा सा स्पेस है तो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं बचता है। चाल आपको दिया हुआ है ना, स्पीड आपको दिया हुआ है ना, चाल दिया हुआ है कितना? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दिया हुआ है। समय आपको दिया हुआ है ना, समय आपको दिया हुआ है, यानी कि पुल को पार करने में कितना समय लग रहा है? तो 26 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। अब देखिए पुल की लंबाई आपको यहाँ पर पूछ रहा था, तो हम मान लेते हैं कि ये जो ट्रेन है ना, ये जो ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन आपको पुल पार करेगा और अपनी लंबाई भी पार करेगा, है कि नहीं? जब कोई पुल पार करता है तो अपनी लंबाई भी पार करता है और प्लस पुल भी पार करता है। तो यहाँ पुल की लंबाई को आप मान लीजिए 1 से, मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पुल की लंबाई को हम मान लीजिए 1 से, तो ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला एक क्या होता है, अब फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। दूरी बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप जानते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो दूरी कितना हो गया? टोटल जो ट्रेन की लंबाई था 150 मीटर, 150 मीटर प्लस, और जो पुल की लंबाई को हम मान लिए थे 100 मीटर, तो ये दूरी हो गया बराबर चाल। चाल आपको दिया हुआ है कितना? चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ को किलोमीटर में दिया रहे, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, उसको मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदलना हो तो 5/18 से गुना कर देंगे। अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहे, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये चाल हो गया आपका। और समय कितना दिया हुआ है? तो 26 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पर 26 से गुना कर दिए। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 18×5 = 90, है ना, 18×5 कितना हुआ? 90 हो गया। अब देखिए 150 x इधर है, 5×5 = 25 × 226, यहाँ पर 5 × 5 5 × 5 × 26 आ गया। अब इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 650, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 650, यानी कि इधर है 150 प्लस x बराबर इधर आ गया 650। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 650 माइनस 150, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500, यानी कि जो पुल की लंबाई निकल गया x कितना निकल गया? 500 मीटर निकल गया, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, आपको चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपको, है ना, और यहाँ पर रेल की लंबाई भी दिया हुआ है। तो दूरी बराबर चाल गुने समय फॉर्मूला होता है। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन कर देता हूँ। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। दूरी कितना दिया हुआ है? तो 150 मीटर तो आपको ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और 100 मीटर पुल की लंबाई हम मान लिए थे, यही x हमको निकालना है। चाल हमको दिया हुआ था 90, तो 90 किलोमीटर में दिया हुआ था, इसको मीटर में हम बदल दिए, 5/18 से गुना कर दिए। समय दिया हुआ है 26। अब इसको काट कूट के आ गया आपका 150 प्लस x बराबर कितना आ गया? 5 × 5 × 26 आ गया, यानी कि 650 आ गया। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 650 में 150 माइनस कर देंगे तो 500 आ जाएगा। और यही 500 क्या है? तो पुल की लंबाई है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं आपका 93 नंबर। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इसको देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 9 में प्रत्येक 7 विद्यार्थी में से 4 लड़कियां हैं। 7 में से 4 क्या है? लड़कियां हैं। तो कितने 7 में से 4 लड़कियां हैं, ठीक है, और 4 लड़की होगी आपका, लिख लीजिए। और कक्षा 10 में प्रत्येक 8 विद्यार्थियों में से 5 लड़के हैं। 5 अगर लड़के हैं, 8 में से लड़की कितना होगा आपका? 3 होगा। तो कक्षा 9 और 10 में लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी 9 कक्षा 9 और 10, है ना, ये कक्षा है 9 और 10, तो 9 कक्षा में लड़कियों का अनुपात पूछ रहा है। तो कक्षा 9 में था 4 लड़की और कक्षा 10 में था 3 लड़की। अब देखिए इसको ऑप्शन से चलिए आपको, है ना, ऑप्शन से अगर चलिएगा, ऊपर आ गया कक्षा 9 में 4 और कक्षा 3 में आ गया, सॉरी कक्षा 10 में आ गया 3 अनुपात। अब देखिए ऑप्शन से चलिएगा तो ऑप्शन ए को देखिए, जो भी ऑप्शन कट जाएगा, है ना, जो भी ऑप्शन इससे कट जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन कट जाएगा, तो 4 से अगर यहाँ पर 1 मिनट मैं इसको दिखा देता हूँ, 4/3 यहाँ पर आया, लड़की का अनुपात दिया हुआ है और ये ऑप्शन में दिया हुआ है लड़की का अनुपात। अब जो यहाँ ऑप्शन कट जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो 4/3
बराबर यहाँ 24/35 हम इसको लिख करके देखते हैं, है ना। ये ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं तो 4 छक 24 तो कट गया, लेकिन 3 से 35 कटेगा बिल्कुल नहीं, तो ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, 35 क्या 4 से कटेगा कभी, बिल्कुल नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन चेक कीजिए, यानी कि सी नंबर दिया हुआ है 32/21, तो 32 यानी कि 4 8 32 और 3 7 21, यानी कि 8:7 आपका बिल्कुल सही है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इससे अनुपात से कट रहा है। इसको ऑप्शन से भी चेक करके आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसको लंबा से थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसलिए ऑप्शन से हम इसको क्लियर यहाँ पर कर दिए। और देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है ये भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि 21/32 दिया हुआ है, ये उल्टा दिया हुआ है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 93 का आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना, 32:21 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 94 नंबर। देखिए कह रहा है कि 366 पेज की एक किताब है, एक वो किताब है जिसमें कितना है 366 पेज है आपका, ठीक है। और कह रहा है कि पेज नंबर डालने के लिए कुल कितने अंक आएगा। अब 1 से लेकर के 366 तक आप डालिएगा, है ना, तो कितना अंक आएगा इसमें, है ना, कितना अंक आएगा, अंक पूछ रहा है आपको। तो इसको निकालेंगे कैसे, है ना, इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको तो ये तो पता है कि कितना पेज है, 366 पेज है, तो इकाई अंक वाला कितना पेज आएगा, है ना, इकाई अंक वाला कितना पेज आएगा। तो 1 गुने यानी 9 पेज रहेगा इकाई अंक वाला, 9 1 गुने 1 बराबर 9, इकाई वाला कितना होगा 1 से लेकर 9 तक, है ना, तो ये 9 हो गया आपका। दहाई वाला कितना आएगा, दहाई वाला कितना पेज रहेगा, है ना, जैसे कि 11 से लेकर के 99 तक क्या रहेगा, दहाई रहेगा। तो वहाँ पर 10 से लेकर के 99 तक, तो वहाँ पर कितना हो गया आपका 90, टोटल 90 हो जाएगा। 90 गुने 2 कर देंगे तो 180 पेज हो जाएगा, ठीक है। अब सैकड़ा वाला कितना आ जाएगा, ठीक है, सैकड़ा वाला पेज कितना रहेगा, ठीक है, तो सैकड़ा वाला पेज हो जाएगा आपका 267, आप यहाँ पर माइनस करके निकालिएगा तो निकल जाएगा सैकड़ा वाला 267, तो ये हो जाएगा आपका 801। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 9 को 180 को और 801 को, तीनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 990, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस अनुसार से निकालते हैं, है ना, तीनों ये पेज आपका निकल जाएगा, कितने अंक यहाँ पर 990 अंक यहाँ पर टोटल होगा उसमें। अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न कह रहा था दोस्तों कि दिए गए अंकों के सेट पर औसत कितना होगा। जी हाँ, औसत निकालना है यहाँ पर काफ़ी आसान है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, दिए गए जितना ऊपर दिया गया है ना, तो उसको क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। अगर ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं और जितना ये है जितना रहेगा उसकी जो संख्या से हम क्या करते हैं भागा दे देते हैं, यानी कितना है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, तो टोटल ऊपर जोड़ेंगे सॉरी, टोटल अगर ऊपर जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2406, कितना आएगा 2406 आएगा। और इसमें टोटल कितना है तो 6 है ना, टोटल कितना संख्या है तो 6 संख्या है, 1 संख्या 2 3 4 5 6, तो 6 से इसमें भागा दे देंगे और जितना आएगा यानी कि 401 आ जाएगा। तो 401 हमारा क्या निकल गया, औसत निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से औसत निकालते हैं यहाँ पर। तो ये 5 प्रश्न आपका मैथ का भी यहाँ पर कंप्लीट हम कर दिए, और इसी प्रकार धीरे धीरे करके और भी हम करेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 96 नंबर। यहाँ पर 100 प्रश्न देखेंगे अभी। कह रहा है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चारनाक कब बना था। जी हाँ, अंग्रेजों का पटना फैक्ट्री का जो प्रधान था वो जॉब चारनाक था, वो कब बना था, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों 96 का। सभी लोग जवाब देते चलिए, ठीक है। 96 का हो जाएगा 1664 ईस्वी में ये बना था आपका, ठीक है, 1664 में। नेक्स्ट है कि बिहार में डच, जी हाँ, बिहार में डच यानी कि हॉलैंड और नीदरलैंड को ही डच कहा जाता है ना। इसकी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार से संबंधित, ये पूछ सकता है आपको, है ना। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। जो डच था इसी को हॉलैंड और नीदरलैंड का ये था, है ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1632 ईस्वी में। 1632 ऑप्शन कहाँ गया, आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये सर्वप्रथम जो 1632 में ये खोला था फैक्ट्री, ये खोला था आपको पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में, ठीक है, पटना कॉलेज के पास ये खोला गया था। और अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों। अब वीडियो को सभी लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना, वीडियो को लाइक करिए ना भाई, क्या दिक्कत है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी के लिए इतना मेहनत करते हैं, तबीयत खराब होने के बाद भी आप सभी के लिए मेहनत करते रहते हैं, ताकि आप सभी का क्लास छूटे नहीं, है ना, रेगुलर चलते रहे, ठीक है। क्योंकि अभी 2 महीना समय है, इसी 2 महीना में तैयारी करना है और आपको रिजल्ट लेना है, ठीक है। रिजल्ट लेने के लिए आपको कितनी तैयारी करनी है, आपसे ज़्यादा तैयारी हम मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जितना हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी। तो पटना यात्रा इसकी कब हुई थी दोस्तों, तो 17 नवंबर 1921 को आया था, है ना, 17 नवंबर
1921 को ये आया था और 22-23 दिसंबर 1923 को ये पटना आया था। पटना पूछ रहा है ना। भारत आया था ये आपका 17 नवंबर को आया था, ठीक है, भारत आया था 17 नवंबर को, लेकिन ये पटना पहुंचा था 22-23 दिसंबर को, 22-23 दिसंबर 1921 को, ठीक है। तो भारत अगर पूछे तो याद रखिएगा आपको 17 नवंबर, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स। नेक्स्ट है आपका 99 नंबर का रहा है कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बिहार से संबंधित प्रश्न है। बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 99 का क्या हो जाएगा बताइए? 99 का आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा 17 नवंबर 1921 ईस्वी। ये तो याद करने वाला चीज़ है थोड़ा सा, है ना। बिहार कौमी सेवक दल 27 नवंबर 1921। नेक्स्ट है आपका 100 नंबर की किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? बताइए, किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? और ये लास्ट प्रश्न है आज का, 100 नंबर प्रश्न है। 100 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि स्वामी विद्यानंद, ठीक है, किसान समाचार के संपादक थे। तो ये रहा आज का 100 प्रश्न, और इसका यहाँ पर 51 से लेकर के 100 तक आपको आंसर भी दिया गया है। और इसका अगर PDF चाहिए तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए तो आपको दोस्तों 251 रुपये का आपको पेमेंट करना है, इस नंबर पे करना है। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ दिया जाएगा, यही नंबर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी है ना, 7857824310। इस नंबर पर यानी कि पेमेंट करने के लिए आपको फ़ोनपे का यूज़ करना पड़ेगा या फिर गूगल पे का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप पेटीएम से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अमेजन पे से भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी माध्यम से इस नंबर पर आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपको तुरंत ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो भी अभी तक क्लास हो गया है, 30 क्लास हो गया है, तो 30 का आपको PDF दे देंगे हम, है ना। आप PDF से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो मिल जाएगा आपको क्रम से, नोट्स मिल जाएगा आपको क्रम से, ठीक है। जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है आपका 7857824310, इस पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। डेली आपको वहां पर जैसे जैसे टेस्ट होते जाएगा आपको PDF वीडियो मिलते जाएगा, है ना, पुराना वाला भी आपको सारा मिल जाएगा आपका। ये हमारा YouTube चैनल है दोस्तों, कैरियर परिवार, तो इसको आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए चैनल दिखेगा कैरियर पॉइंट, है ना, वो भी हमारा ही है, दोनों एक ही है, कैरियर परिवार का ही है, पॉइंट का ही, दोनों एक ही है ना। उसका नाम चेंज कर दिया गया, कैरियर परिवार कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन नाम अभी चेंज नहीं हुआ है, वो कुछ दिन के बाद अपडेट आपका हो जाएगा। तो मेरा ही है, ठीक है। और आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। सीटेट की दोस्तों क्लास चल रही है, तो आप लोग सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। इसकी क्लास स्टार्ट हो गई है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत की, ठीक है। और इसके लिए भी आपको इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करके एडमिशन ले लेना है। सीटेट की जो क्लास होगी वो टीचमेंट ऐप पर होगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर फ़ी के बारे में भी आपको यहाँ पर पूरा चीज़ आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज था टेस्ट नंबर 30, कल हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 31, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे दोस्तों पेडागॉजी से, यानी कि BEd और DLED से संबंधित कल हम लोग यहाँ पर सवाल देखने वाले हैं, ठीक है। कल BEd और DLED से प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, ठीक है, और उसका डिस्कशन भी हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। तो कल 9 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, डेली आपका 9 बजे क्लास होता है, इसीलिए कहते हैं बार बार कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अपने दोस्तों को मेरे भाई शेयर जरूर कीजिए, है ना, आपसे विनती है कि आप लोग शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक करवाइए, आप भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, और ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप पेमेंट करके इसमें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर PDF वीडियो नोट्स आपको मिलते रहेगा। आपको एक ही बार पेमेंट करना है, बार बार नहीं करना है ना, एक ही बार करना है, जहाँ पर आपको हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद सभी का बहुत बहुत, इसी तरह से बने रहिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।